हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो। खैर आप अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग इसके पहले की 5 वीडियो में 500 प्रश्नों तक कवर कर लिए हैं, 100-100 क्वेश्चन करके। अब हम लोग आ गए हैं अपनी 6वीं वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे 601 से 700 के प्रश्नों को। तो हम लोग देखेंगे इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर आरआरबी के सभी एग्ज़ामों में पूछे हुए क्वेश्चन। जैसा कि आप उनकी समय देख सकते हैं कि कब कब वो पूछे गए हैं और कितनी बार पूछे गए हैं। तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको एक बेहतर ऊंचाई पर ले जाके पहुंचा देगी, जिससे आप अपनी सफलता, अपनी ऊंचाई को खुद अपने हाथों लिख सकेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी अगली वीडियो पे और अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट 601 नंबर कि मंदता का अर्थ क्या है। तो जो मंदता का अर्थ होता है वह होता है ऋणात्मक त्वरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का की होगा। तो क्या होगा? तो एक समान त्वरण होगा। अर्थात यदि समय के साथ उसका वेग भी बढ़ रहा है तो वह एक समान त्वरण उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि बल बटे द्रव्यमान किसका होता है। तो त्वरण का होता है, क्योंकि आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। और जब हम त्वरण निकालेंगे तो बल में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का भाग हो जाएगा और निकल जाएगा त्वरण एफ इज इक्वल टू एम ए वाले फॉर्मूले से। अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 350 न्यूटन का एक बल 50 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु पर उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो क्या करना है, 350 में 500 का भाग देना है, क्योंकि बल बटे क्या होता है तो द्रव्यमान होता है त्वरण ज्ञात करने के लिए। तो आ जाएगा हमारा 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखेंगे यूनिट भी बहुत ज़रूरी है वो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा जवाब। अगला क्वेश्चन है त्वरण ऋणात्मक होना किस पिंड का वेग है। त्वरण यदि ऋणात्मक है तो किसी पिंड का वेग की कैसा होगा हो, तो घटेगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो घटेगा वेग। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप क्या कहलाता है, तो त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की माप प्रति इकाई समय में त्वरण कहलाता है, क्योंकि वेग परिवर्तन बटे समय ही होता है त्वरण का फॉर्मूला। अगला कह रहा है कि एक कार 5 सेकंड में 18 किमी प्रति हावर से 72 किमी प्रति हावर तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है, तो कार का त्वरण होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे। 5 सेकंड दे दिया है, 18 किमी प्रति हावर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 में क्या करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। पहले वाले का 5 आ जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 72 को कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और जब ये आ जाएंगे तो इनका हम क्या करेंगे, त्वरण ज्ञात कर लेंगे। त्वरण ज्ञात करने के लिए हमारा क्या होगा, तो वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन 20 माइनस 5/5, तो हो जाएगा 15/5 इज इक्वल टू 3। 3 आ जाएगा इसका सही जवाब। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रति सेकंड स्क्वायर मैं कह रहा हूँ, तो माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस यस पे 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक मुक्त रूप से गिर रही वस्तु की गति उदाहरण है, तो किस प्रकार की है, तो समान त्वरित गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल का त्वरण की गणना करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। वेग समय ग्राफ पर रेखा की ढलान क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है त्वरण, क्योंकि वेग परिवर्तन बटे समय होता है त्वरण के लिए। कह रहा है मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु कैसी है, तो किस चाल से चल रही है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती हुई चाल से। जब मंदता आएगी तो उसकी चाल घटेगी ही। अगला है रेखीय समीकरण की
रेखीय गति के समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। अब इन पे क्वेश्चन मिलेंगे, कौन कौन से पूछे गए हैं। तो कह रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 96 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, इतना याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध दर्शाता है। तो वेग समय संबंध दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे आप देख सकते हैं, आप याद रखेंगे क्योंकि इनसे कई क्वेश्चन बने हैं। वेग और समय का संबंध v बराबर यू प्लस ए टी। और आगे भी उनके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी हैं इसलिए। तो पहला जो गति का समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वह वेग और समय को दर्शाता है। जबकि दूसरा है जो समीकरण s बराबर यू प्लस आठ ए टी, वह स्थिति और समय को दर्शाता है। जबकि जो तीसरा है गति का समीकरण, वह है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो स्थिति और वेग को बताता है। दूसरा स्थिति और समय को, क्योंकि उसमें t है, और तीसरे वाले में स्थिति और वेग को याद रखेंगे, और पहला वेग और समय को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि एक ट्रॉली विरामा अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, तो 4 सेकंड बाद उसका त्वरण होगा। तो इसका क्या करेंगे हम लोग। तो त्वरण दे दिया इतना और सेकंड इतना दे दिया, तो त्वरण में सेकंड का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। हमसे पूछ क्या रहा है कि पूछ रहा है हमारा चाल पूछ रहा है, मतलब वेग पूछ रहा है। तो वेग जब हम पूछ निकालेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जब उसमें फार्मूले में रखेंगे, प्रारंभिक मान 0 है क्योंकि टाली पहले विरामावस्था में रही होगी ना। तो ए का मान दे दिया है 2, त्वरण का मान 2 दे दिया है, और सेकंड 4 दे दिया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 8 मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विरामा अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किमी प्रति हावर हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी होगी, तो सबसे पहले हम पहला चीज़ हमें क्या मिल रहा है कि 5 मिनट मिल रहा है, तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेकंड हो जाएगा। फिर अगला दूसरा बात क्या दिया हुआ है कि उसकी गति जो हो जाती है, तो v का मान दिया हुआ है 90 किमी प्रति हावर, और प्रारंभिक वेग क्या होगा रेलगाड़ी का 0 होगा। तो v इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, v 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो 5/18 से जब करेंगे तो ये 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, क्योंकि 18 से कटेगा, 18×5 = 90। तो 5×5 = 25, 5 बार में कटेगा, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से भाग दे रहे थे ना, गुणा कर रहे थे, तो ये आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक समान त्वरण या प्रारंभिक वेग को 0 मानते हुए और त्वरण को क्या करते हैं, समान मानते हुए, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। वी बराबर यू प्लस ए टी, तो ए का मान यहाँ पे निकालेंगे, तो ए का मान आ जाएगा हमारा 25/300 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब जब ए का मान आ गया, तो अब जब ए का मान आ गया, तो अब यस बराबर यू टी, क्योंकि दूरी निकालनी है ना, तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी वाले फॉर्मूले पे यू का मान तो 0 ही है, तो यू टी का मान 0 हो जाएगा। फिर यू देखिए यहाँ पे नीचे लगाया हुआ है, आप उसे देख लें, नहीं तो कहेंगे कि सर बताते नहीं है क्या है। देखेंगे इस समीकरण पे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले पे, तो जो प्रारंभिक वेग है वह 0 हो गया। देखिए यहाँ पे, क्योंकि u का वैल्यू 0 ही होता है ना, रेलगाड़ी रुकी थी। अब ए टी स्क्वायर वाले में फार्मूले पे लगाएंगे 1/2 हाफ ए टी, तो ए का मान दे दिया, अभी ए का मान ऊपर निकला था 25/300, और टी का मान 300 गुणे 300 रख देंगे, क्योंकि 5 दिया था, 5 में 60 का मल्टीप्लाई किए थे, तो 300 आ गया था टी का मान सेकंड में। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 3750 मीटर। अब उनको लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे 3.75 किलोमीटर। यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले v बराबर u प्लस ए टी पे निकालते हैं, उससे a का मान आ जाएगा, और a का मान निकाल करके फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी में रखेंगे। देखिए अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इतने आसान क्वेश्चन नहीं बनते हैं।
बट ग्रुप डी में इतने हार्ड भी नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन इसका डी देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कह रहा है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति में स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड बाद इसकी गति कितनी होगी? तो 8 सेकंड बाद इसकी गति को निकालेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, निकालते हैं। कह रहा है तो गति के पहले समीकरण से जब हम निकालेंगे v बराबर यू प्लस ए टी, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। v बराबर यू प्लस ए टी से जब हम लोग निकालेंगे तो इसकी गति कितनी होगी? तो v बराबर यू प्लस यू का मान जो है स्थिर स्थिर स्थिति से, मतलब ये भी u इज इक्वल टू 0, ए टी का मान निकालना है। तो ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया है? 8 सेकंड दिया है। और हाँ, यहाँ पे देखिए मीटर प्रति वर्ग सेकंड दिया हुआ है, मतलब कि टी का मान। तो 4 गुणे 8 कर देंगे तो 8 चौको 32। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि यही ना होता है भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ए का मान दे दिया है यहाँ पे 4 और टी का मान दे दिया है 8। 8 चौको 32, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 617 नंबर। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण याद करिए, जल्दी से टिक करिए। किसके बीच हो? वेग और समय के बीच। वेग और समय के, याद रखेंगे, वेग और समय को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और दूसरा किसको कमेंट करके जरूर बताइए, दूसरा समीकरण किसको रिप्रेजेंट करता है या किसके बीच संबंध बताता है? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या किसके बीच संबंध बताता है? देख के बताइएगा, जल्दी से कमेंट जरूर करिएगा, याद है आपको तो। अगला देखेंगे। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी ज्ञात करना है, मतलब यश ज्ञात करना है। यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो प्रारंभिक वेग उसका कहाँ से कहाँ तक चल रही है? वो तो 5 से चल के 10 हो जा रही है। तो मतलब प्रारंभिक वेग 5 है और अंतिम वेग उसका क्या है? v है। तो हम लोग निकालते हैं दूरी। दूरी के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू, इस वाले फॉर्मूले पे यस इज इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो प्रारंभिक वेग 5 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। प्रारंभिक वेग 5 दिया हुआ है और टी का मान भी वहाँ पे 5 सेकंड दिया हुआ है, देखते रहेंगे क्वेश्चन में। फिर उसके बाद कह रहा है कि 1/2 रख देंगे। फिर ए का मान हमारा कितना दिया हुआ है? तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, तो एक इसका रख देंगे। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 25 यहाँ पे दिया हुआ है कि ए सेकंड टी स्क्वायर होता है, तो 5 × 5 जब करेंगे तो 25 होगा। अब जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे 37.5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गति का दूसरा समीकरण किनके किनके बीच होता है? वो तो अभी देख लीजिए, अभी मैंने आपसे पूछा भी था और फिर देखिए आ भी गया हो। तो स्थान, स्थिति और समय के बीच, स्थान या स्थिति और समय के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 620 नंबर। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय को, स्थान और समय, और पहला क्या था? वेग और समय। याद रखेंगे ये सब, देखिए कई बार पूछा हुआ है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और स्थान, स्थिति, स्थान और किसके संबंध को बताता है? तो दूसरा समीकरण स्थिति, स्थान और समय के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी। गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधी यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन होता है? तो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि हाफ ए टी क्यों आपने कह दिया? तो 1/2 ए टी स्क्वायर, यही तो है और इसका सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है वो? तो आप जानते हैं कि क्या होता है? तो भी होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2as अब उसी के अनुसार आप निर्धारित कर लीजिए। तो इसको देखिए, यह तो लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो सही है। भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी सही है। तो बचे यही दो बचे हुए हैं। तो अभी आपको मैंने लिखा था कि भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस 2as, ये कौन सा गलत होगा? गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, क्योंकि भी स्क्वायर होता है और यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ है। तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, यदि 2as को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में होता नहीं है फॉर्मूला, तो ये गलत हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किमी प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी? तो यह कितनी दूरी तय करेगी, तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। 20 सेकंड और उसकी गति दे दिया हुआ है, तो भी का मान दे दिया हुआ है 144। तो भी का मान समान रूप से त्वरित है, सॉरी, तो किमी प्रति घंटा की गति से एक समान रूप से त्वरित है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा दिया हुआ है प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग तो 0 दे दिया है। अब भी वाले फॉर्मूले पे रखेंगे, भी इज इक्वल टू 0 और प्लस 80। तो ए का मान हम लोग निकालेंगे, तो भी का मान हमारा दे दिया हुआ है 144 किमी प्रति घंटा। तो प्रति घंटा को कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, क्योंकि भी तो 0 हो गया है। तो जब 80 से अब क्या करेंगे, कट करेंगे, तो कट करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 400 आ जाएगा। मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा 400 मीटर। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, काटना तो इतना तो आपको आना चाहिए कि 144 गुणे 5/18 और ए गुणे 20 को आप आसानी से काट सकें। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय तय करती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण हम लोग ज्ञात करेंगे, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे रखेंगे, क्योंकि प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो जाएगा और प्रारंभिक वेग 0, तो बस निकालना क्या होगा 1/2 ए और टी का स्क्वायर। तो टी हमारा दे दिया है 10 गुणे 10 लिख देंगे, और कह रहा है कि 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो 200 मीटर मतलब यस का वैल्यू दे दिया है, ए का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इस फार्मूले पे रख के निकाल लेंगे। दो में 200 का गुणा होगा तो 400 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारा 100 से भाग दे देंगे, 400 में 4 आ जाएगा आसानी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 केजी के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से गतिमान है। तो इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो 2 सेकंड बाद वस्तु में विस्थापन का मान होगा। तो 2 सेकंड बाद इनका विस्थापन निकाल लेंगे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी वाले फार्मूले से हो। तो जब विस्थापन निकालेंगे तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है, पहला चीज तो द्रव्यमान 1 केजी दिया हुआ है, बल हमारा दिया हुआ है 1.5 न्यूटन, फिर उसके बाद दे दिया है वेग, दे दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड, भी का मान दे दिया है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है टी इज इक्वल टू 2 सेकंड दे दिया है। तो अब एफ इज इक्वल टू एम ए वाले फार्मूले से ए निकाल लेंगे। तो क्योंकि 1.5 में क्या कर देंगे हम, 1 का भाग दे देंगे, 1 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वो ए का मान जो आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। कोई मतलब नहीं, 1.5 में 1 का भाग देंगे तो 1.5 ही आएगा ना। तो ए का मान 1.5 आ गया। अब आते हैं यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। तो प्रारंभिक वेग इसका 0 है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग दिया नहीं, अंतिम वेग 2 दिया है। तो 1/2, ए का मान आ गया 1.5, टी का मान दिया है 2 सेकंड, मतलब 2 गुणे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए टी प्लस हाफ ए टी वाले फॉर्मूले पे आ जाएगा हमारा 7 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। आप एक्सप्लेनेशन को रोक के यदि ना समझ पाए, आपकी थोड़ी सी यदि पकड़ न्यूमेरिकल पे कम है, तो आप थोड़ा सा रोक के इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थिति और संबंध के बीच संबंध समीकरण है? तो कौन कौन बताता है वो स्थिति और समय के बीच? तो यू टी इज इक्वल टू हाफ ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो आपने पढ़ा था। पहला वाला वेग और समय पे था, दूसरा वाला स्थिति और समय पे था। अब अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला कह रहा है कि
एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण कितना होगा? तो त्वरण को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि होता है डेल्टा वी अपॉन में टी, तो 5/2 कर देंगे। 5/2 करेंगे तो 5/2 कर दें, नहीं तो लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं तो इसमें इस तरह कर दीजिए कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी यदि हम लोग करते हैं तो त्वरण ज्ञात करना ही है, तो प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो जाएगा और प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। ए टी का मान तो 2 गुणे ए का मान हमको ज्ञात करना है और भी का मान दे दिया है 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि v इज इक्वल टू, तो अब हम कर देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस वाले फॉर्मूले पे यहाँ पे देखेंगे तो जब हम ए का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 5/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है तो इसमें कौन सा होता है? आप पढ़े हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a u प्लस 2as, ये तो हो ही जाएगा, इधर आएगा u स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये भी फॉर्मूला सही है। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सही है। मतलब यही सी वाला ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। तो गलत ही पूछ रहा है कि कौन समीकरण नहीं है, तो सी इसका समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बच्चे के हाथ में 1/5 केजी की एक गेंद है, वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेमी उठता है, उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए बल का मान क्या है? तो बल के मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि द्रव्यमान 1/4 केजी का है। फिर कह रहा है कि वह उसका हाथ जो 10 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब एच का मान दे दिया है हमारा कितना, तो एच का मान 0.01 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो। फिर कह रहा है कि उसका जो वेग है वह कितना है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो गेंद फेंकने के लिए लगाया गया बल का मान, तो बल के मान के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब ये हम निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारा a मान पता चल जाएगा, तो F इज इक्वल टू ma वाले फॉर्मूले में रख के लगा देंगे, क्योंकि द्रव्यमान 1/4 दिया हुआ है ना। तो हम लोग v यहाँ पे a का मान निकालते हैं, क्योंकि हमारा s का मान दे दिया हुआ है 0.1, फिर v का मान दे दिया है 2 और 2 पहले से था और प्रारंभिक वेग 0 है, तो सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड जैसे आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए वाले फॉर्मूले पे रखेंगे तो 1/4 गुणे 20, 5 न्यूटन हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? अब देखिए वो पहला था वेग और समय को, दूसरा था स्थिति और समय को, अब तीसरा आ गया कि स्थिति और वेग को कौन दर्शाता है। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है तो इनको याद रखना है कि 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो स्थिति और वेग में कौन, यह। दूसरा स्थिति और समय में, पहला वेग और समय में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सरल रेखी गति में वस्तु चलती है, तो वस्तु एक सरल रेखी में कैसे सीधी चलेंगी, ये तो हर कोई बता सकता है कि सरल रेखी गति में सीधी चलेंगी। अगला कह रहा है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण ज्ञात करिए। तो 6 मीटर प्रति सेकंड में 30 सेकंड का भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हो 6 में जब 30 का भाग देंगे तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 0.02 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि त्वरण पूछ रहा है ना। तो ये तो आप निकाल ही सकते हैं आसानी से 6/30 करके। चलते हैं अब फ्रिक्शन के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, घर्षण पे आए हुए क्वेश्चनों को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, तो घर्षण बल के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो कह रहा है कि घर्षण बल वह बल है जो दो संपर्क सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। बिल्कुल, जब आप रगड़ते हैं दो वस्तुओं को तो वो विरोध करेगा ही। घर्षण वह बल है जो किसी सतह पर चलने का
चलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, फिसलने का। सही बात है, ये तो भी सही है। कह रहा है कि मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट-फूट का कारण है। हाँ, घर्षण टूट-फूट का कारण बनता ही है। कह रहा है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। नहीं, रोलिंग घर्षण अधिक कैसे होगा? अरे रोलिंग में तो फिसलती हुई जाती है ना, और स्लाइडिंग में तो आपका पैर और जैसे फिसलना हो गया। तो कह रहा है कि मशीनों मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। नहीं, मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यही वाला पॉइंट गलत हो जा रहा है। रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। रोलिंग घर्षण कम होता है। रोलिंग में जब रोल करती है कोई चीज़ तो उसमें घर्षण कम होता है। ठीक है, क्योंकि यही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ब्रेक लगाने पर एक कार्य मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। किस बल के कारण रुक जाती है वो तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्लिक करेंगे। तो किस बल? तो हाँ, घर्षण ही दिया हुआ है, तो घर्षण बल के कारण क्या होती है? रुक जाती है। ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण ही होता है ना, फिर रुकती है ना। त्वरण उत्पन्न होता है, उसमें घर्षण होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, फिर रुक जाती है। कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो इसके कारण रुक जाएगी। कोई बल आरोपित नहीं है तो घर्षण के कारण रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? तो कौन सी घटना हो? तो कह रहा है कि एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यह नहीं, ये इसका कोई सेंस ही नहीं है। कैरम खेलना, घर्षण में इसका कोई सेंस नहीं। एक गिलास को पकड़ना, देखिए वो पकड़ेंगे तो घर्षण जब तक नहीं होगा तब तक मुश्किल है। तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दरवाजे की गति में कोई घर्षण का काम ही नहीं है यहाँ पे। तो यही हमारा सी जवाब हो जाएगा। दो सतहों के बीच सतह में अनियमितताओं के परिणाम होता है। तो अनियमितताएं यदि होंगी, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो उससे क्या होगा? घर्षण उत्पन्न होगा। क्या हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल कैसे कार्य करता है? तो बल की विपरीत दिशा में। बल जिस दिशा में आप लगाएंगे उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तभी तो रोकेगा किसी चीज को। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल कितना होगा? तो पीछे के पहिए पर जो घर्षण बल होगा वो कितना होगा तो पीछे के पहिए पे जो हो जाएगा, हमारे हिसाब से अग्र दिशा में लगना चाहिए। घर्षण बल सिर्फ इसमें क्या आपको देखना है? तो घर्षण बल ऑप्शन नंबर सी पश्चिम दिशा में होगा। सॉरी, साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे पहिए पर घर्षण बल जो होगा वो पश्चिम दिशा में लगेगा। याद रखेंगे आप भी। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पीछे की तरफ वो घर्षण लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कार के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है। तो किस गुण का हो? तो घर्षण और किसका? तो सकारात्मक घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब घर्षण के सकारात्मक मतलब पॉजिटिव घर्षण का, मतलब घर्षण कुछ लगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है तो कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। घर्षण जब भी कार्य करता है तो वो रोकने का कार्य करता है ना, तो ऋणात्मक होता है। घर्षण अ, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि कब कार्य ऋणात्मक प्राप्त होता है? तो ऋणात्मक घर्षण में कार्य प्राप्त होता है। जब घर्षण होता है तो कार्य ऋणात्मक प्राप्त होता है। कह रहा है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है तो कैसा होता है? तो हमेशा ऋणात्मक। देखिए ऑप्शन यहीं आ गया हो, हमेशा ऋणात्मक इसका हो जाएगा सही जवाब। कहता है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह क्या होता है? ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है तापीय, बल्कि वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल, जब घर्षण होता है तो ताप होती है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है ना। अगला देखेंगे। सरल आवर्त गति या घूर्णन गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब इनसे क्वेश्चन जो बने हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे। कह रहा है द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। तो क्या होता है वो? जब कोरियोलिस बल द्वारा दाब प्रवणता के संतुलित होने पर भूस्थैतिक स्थिति का प्रवाह की स्थिति बनती है। तो कब बनता है? तो कोरियोलिस बल की स्थिति में। जब कोरियोलिस बल द्वारा दाब प्रवणता में संतुलित होने के लिए भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। ध्यान से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेंडुलम लयबद्ध दोलक की
तरह काम करता है, अतः में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पेंडुलम का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, दादा की घड़ी में, दादाजी की घड़ी में। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, हार्मोनिक एक्सीलेटर की तरह काम करता है। तो किसमें? दादाजी की घड़ी में, दादाजी की घड़ी में याद रखेंगे, ये ऑप्शन सही हो गए। अगला देखते हैं कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो उसे बाहर की ओर धक्का देता है? तो उसे बाहर की ओर धक्का देता है अपकेंद्री बल, क्योंकि अभिकेंद्री होगा तो अंदर की तरफ खींचेगा ना, अपकेंद्री बल उसे बाहर की तरफ धक्का देता है। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं अपकेंद्रीकरण, मतलब कि दूर हटाना है उसके केंद्र से, सेंटर से। तो दूध से क्रीम निकालने की क्रिया अपकेंद्रीकरण किया जाता है। क्योंकि देखते हैं जब मट्ठा महा जाता है तो आप देखते होंगे कि क्या किया जाता है, उसे दूर दूर हटाने का प्रयास किया जाता है। तो अपकेंद्रीकृत किया जाता है, केंद्र से दूर हटाने का प्रयास। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु एक समान वित्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हो दिशा परिवर्तित होती है। एक समान वित्तीय वेग से जब गति करेगी तो सिर्फ क्या होगा, उसका दिशा परिवर्तित होगा। वित्तीय वेग मतलब कि किसी वृत्त पर क्या कर रही है, सिर्फ गति कर रही है, तो वेग उनकी दिशा बदलती जाएगी, वेग तो एक समान ही रहेगा ना। अगला चलते हैं, कह रहा है कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो केंद्राभिमुख बल या अभिकेंद्री बल भी आप इसे कह सकते हैं। अभिकेंद्री, अपकेंद्री नहीं, अभिकेंद्री। अगला कह रहा है कि एक बहुत पुराने मॉडल में पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से कैसी है? तो ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल है। मैकेनिकल वह एनर्जी होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल का प्रयोग ना हो, तो मतलब मैकेनिकल है पूरी तरह से, वो अपने आप मैकेनिक्स पे आधारित है, वो चलती रहती है। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो अभिकेंद्री बल कार्य करता है। रोलर कोस्टर मतलब जो सेंटर की तरफ क्या करे, वो बल लगाए। तो रोलर कोस्टर में क्या होता है, अभिकेंद्री बल कार्य करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में है, रूपांतरित गति में एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो इसकी गति को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसकी गति को हम लोग कहेंगे वर्ग रेखीय गति, वर्ग रेखीय गति। कह रहा है कि किसी निकाय को एक समान वित्तीय गति से चलाने में लगने वाला आवश्यक बल नियत को कहा जाता है। तो कैसा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्री बल। यह क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? अभिकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। तो क्या बदल जाता है? वो तो इसका वेग बदल जाता है, वेग बदलेगा, वेग बदलेगा। इसमें वेग ही दिया हुआ है तो वेग ही बदलेगा, नहीं तो दिशा होता तो दिशा भी कहते कि एक समान वृत्तीय गति पे घूर्णन करती तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है और उसकी दिशा बदल जाती, तो दिशा दिया नहीं है ऑप्शन में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। हो ऑप्शन नंबर ए इसका सॉरी बढ़ जाएगा, क्योंकि यल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लंबाई बढ़ा रहे हैं ना हम लोग, तो टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन में जी। तो यल का मान बढ़ेगा तो जी से जब भाग देंगे तो अधिक वैल्यू आएगी, उसका अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 2 में मल्टीप्लाई होगा तो निश्चित तौर पे अधिक आएगा। तो क्या होगा, आवर्तकाल उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात ज़्यादा समय लेगा। हो आगे देखते हैं, कह रहा है कि लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, आप लोग एक बार देख लेते हैं हम लोग कि सही करने के लिए, संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो संकेत जो संकेत है वह अर्ध स्क्वायर वेव हो सकता है। लोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकता है, यही क्या है हमारा गलत है। संकेत स्क्वायर वेव हो सकता है, संकेत साइन वेव हो सकता है, रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिंगल दोलक सिंगल का उदाहरण है। तो ये तीनों सही है, जबकि सी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, यही हमारा सही नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन को यहाँ पे आप यदि उसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं।
बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो समान वृत्तीय गति कहा जाता है। कह रहा है वृत्ताकार पथ पे है ना, तो गति कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? समान वृत्तीय गति। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्री कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी कोई भी बता सकता है। बाहर की तरफ अपकेंद्री, अंदर की तरफ अभिकेंद्री। कह रहा है किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? तो उसे आवर्तकाल कहते हैं। जितना वही ना आवर्तकाल बढ़ रहा था लंबाई बढ़ने पर। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में टी, जो फॉर्मूला टी अपॉन में एल अपॉन में जी था, अंडर रूट एल अपॉन में जी था। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। तो किसको तेजी प्रदान करता है? सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है, समतली बल को, अपकेंद्री तनाव को, या अपकेंद्री को? न तो अभिकेंद्री को करेगा और गुरुत्वाकर्षण बल, और न ही हमारे हिसाब से गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। या तो समतली बल होगा या तो अभिकेंद्री बल होगा। एक मिनट इसको कंफर्म हम कर लेते हैं। अभिकेंद्री बल होगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब इस सेंटर की तरफ लगेगा तो वह उसे बाहर की तरफ खींचे रहेगा। मतलब जब सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण की बातें होंगी तो अभिकेंद्री बल इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। तो झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? तो आवर्ती गति होती है। याद रखेंगे इसे, वृत्तीय गति नहीं, आवर्ती गति। अगला कह रहा है कि आवर्ती गति के अन्य उदाहरण, घड़ी की सुई की गति हो। घड़ी की सुई की गति, क्योंकि एक ही पे से दोहराती रहती है एक ही पथ पे। फिर कह रहा है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की कक्षीय गति, झूले पर बैठे लड़के की गति। ये तीनों क्या हैं? तो आवर्ती गति के उदाहरण है। अगला चलते हैं। अब आ गए हम लोग गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पे। कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 kg है तो बुध पर आपका वजन कितना होगा? तो वह होगा 14.3 किलोग्राम। ऐसा क्यों होगा? अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी पर जो वजन होगा 38 किलोग्राम, जबकि बुध पर उसका वजन 14.3 किलोग्राम होगा, क्योंकि बुध पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% है। तो पृथ्वी का 38%, तो 38 का हम लोग 38% निकालेंगे। जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 14.3। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जो बुध का घनत्व होता है 5.6 ग्राम सेमी क्यूब है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा कथन सत्य गुरुत्वाकर्षण बल है? तो कह रहा है कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा अनुपातिक है। फिर कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। तो केवल ऑप्शन इसका क्या है? ए सही है, जबकि बी क्या है? गलत है। वर्ग के अनुपातिक नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपातिक होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पे, कि जो बल होता है वो जी किसके अनुपातिक होता है? तो सीधे ये द्रव्यमान के अनुपातिक होता है, m1 m2 के अनुपातिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं। जबकि आर स्क्वायर के अनुपातिक दूसरा कह रहा था कि दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है, नहीं व्युत्क्रमानुपातिक होता है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलेंगे। कह रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक है। तो जी का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर वाले से निकाल लेंगे। तो जी का मान निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। तो यम दो हो जाएंगे, तो प्रति हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियम में से सही है? तो सही कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर
निर्भर होती है। जो कच्ची अवधि होगी वह ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। द्रव्यमान भारी होगा तो धीरे धीरे घूमेगा तो उसकी कच्ची अवधि बढ़ेगी, और द्रव्यमान कम होगा तो जल्दी से गति करेगा। तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि ग्रहों की गति के लिए नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रहों की गति के लिए नियम की खोज केपलर ने की थी। भी आपने ऊपर पढ़ा था ना, केपलर। फिर कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया हो? तो किसने किया था? तो जोहान्स केपलर ने किया था ग्रहों की गति के लिए नियम प्रतिपादित। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा हो? तो ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा? तो आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का वह गति का नियम था, ग्रहों की गति का नियम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं द्वारा आकर्षित करती है, जो होता है। तो किसके क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो सकता है। कह रहा है कि उनके द्वारा उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होती है। जी बिल्कुल, यह ऑप्शन नंबर ए भी सही है। उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, हाँ यह भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता है? तो कौन नहीं समझाया जा सकता? वह बल जो हमें धरती पर बांधे रखता है, गुरुत्वाकर्षण का बात है ये इसमें। फिर कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यह भी बात है। चंद्रमा और सूर्य के कारण जो आर्भाटा का आना, यह भी गुरुत्वाकर्षण की बात है। तो यह तीसरा वाला सही नहीं है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के सॉरी, ये तो सही होगा ना, हो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति गुरुत्वाकर्षण का परिणाम नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब यही गलत है। निम्नलिखित में से एक कमजोर बल है। तो कौन कमजोर बल है? हो तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक कमजोर बल है। आप जानते हैं 10 के पावर माइनस 11 होता है, आप पढ़े होंगे 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर के जी स्क्वायर। तो इसका कहीं कौन सा सही जवाब हो जाएगा? हो 10 के पावर माइनस 11 तो लगभग सभी में दिया है, लेकिन बस उनकी यूनिट अलग दिया है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि के जी का ऊपर जाता है तो -2 हो जाता है ना। डी दिया है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है, न्यूटन मीटर प्रति के जी। ओ सॉरी, यहाँ पे जो बी हुआ है, जो हमने सी अभी मारा था, क्लिक किया था, तो वहाँ पे प्रति भी लगाया है और -2 भी लिखा है, तो यही गलती हो जाएगी। देखिए वो यूनिट देखना यहाँ पे बहुत दिक्कत हो गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, देखिएगा ध्यान से, नहीं तो ऐसे ही गलती होगी एग्जाम में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यह देखना बहुत जरूरी होगा एग्जाम में, नहीं तो ऐसे मिस्टेक बहुत जल्दी हो सकते हैं। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। तो किन पे निर्भर नहीं करता है? हो तो उनके द्रव्यमानों के योग पर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किन पर निर्भर नहीं करता है? तो उनके द्रव्यमानों के योग पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच पर बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल का प्रभाव होगा कि गुरुत्वीय बल 4 के गुणन से कम होगा। देख लेंगे, यहाँ पे नीचे फॉर्मूला भी दिया है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात कि डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए, तो एफ इज इक्वल टू 1 में डी स्क्वायर। तो जब 2 गुना करेंगे डी को तो 4 चौका 16 हो जाएगा, मतलब 4 गुना कम होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी ना, तो एक में जब भाग देंगे तो कम ही आएगा ना, तो 4 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो कि वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। तो किसके विपरीत अनुपातिक है? तो उसके दूरी के, उनके मध्य दूरी के अनुपातिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो यदि उनके बीच
कह रहा है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। तो हमारे हिसाब से दोगुना होगा तो दोगुना वो भी होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार इसका सही जवाब। हाँ, ऑप्शन नंबर ए दोगुना ही होगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल भी दोगुना हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि होता है, यहाँ पे देख लीजिए इस फॉर्मूले को, यहाँ पे देखिए। तो जब हमको जी निकालेंगे, जब जी निकालेंगे तो आर एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। और वही कह रहा है कि क्या कर रहा है, द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो m1 m2 क्या हो जाए, दोगुना हो जाए, तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो कि समानुपातिक होता है। तो किसके समानुपातिक होता है, तो उनके द्रव्यमान के गुणक के उनके द्रव्यमान के गुणक के क्या होता है, समानुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। एक दूसरे को आकर्षित करती है तो एक बल द्वारा आकर्षित करती है तो किसके समानुपातिक होगा, उनके द्रव्यमान के गुणक के। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दो वस्तुओं के बीच बल होगा, कितना होगा हो, तो बल 9 गुना हो जाएगा। हाँ, द्रव्यमान को 3 गुना तो बल क्या हो जाएगा हमारा, 9 गुना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2 में, दोनों वस्तुओं में, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है। तो कह रहा है कि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के मान के समान होता है। हाँ, बिल्कुल सही होता है, जी के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 केजी वाले दो द्रव्यमानों को के केंद्र के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻⁻11 न्यूटन है। हाँ, ये भी सही है। कह रहा है कि बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल दो वस्तुओं के मध्य की दूरी के, ये तो ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए और ये ऊपर के दो ऑप्शन गलत होने चाहिए क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी पर समान तो नहीं होंगे। तो कह रहा है कि ये दोनों गलत हैं, ये दोनों सही हैं। तीसरा भी कह रहा है कि दो बल वस्तुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन इसका सी सही है, मतलब कि क्या है, डी, मतलब दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधे कर देने पर दोगुना हो जाता है। नहीं, यही ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। आप याद रखेंगे कि आधा करेंगे उनकी दूरी को तो दोगुना नहीं होता है, यही क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। अगले वाले को चलते हैं। क्योंकि आर की वैल्यू जब आप क्या करेंगे, उनके बीच की दूरी को आधा कर देंगे, मतलब कि आर स्क्वायर यहाँ पे जो दिया हुआ है कि एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को यदि आप आधा कर देंगे तो जो वह होगा वह दोगुना हो जाएगा उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल। नहीं, तो यही गलत है, यही ऑप्शन हमारा डी क्या है, असत्य है। तो अगले वाले कुछ सी क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है और डी वाला असत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, उसका दिया हुआ है। फिर कहते हैं कि कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो इसका सही हो जाएगा प्रत्येक और हर एक। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच होता है परंतु महसूस नहीं किया जा सकता। प्रत्येक और हर एक ही तो कोई भी मार सकता है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, वो किसी वस्तु पे तो उसे भार कहा जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल किसी पे लग जाएगा तो क्या कहा जाएगा, भार कहा जाएगा। अगले वाले को कहेंगे गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर के अंतर पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने किया था, तो जी की खोज किसने किया था, तो आइजैक न्यूटन ने किया होगा। देख लेते हैं एक बार क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इसका इन्होंने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर लागू होता है, तो किस पे लागू होता है, तो
वस्तुओं के किसी भी युग्म पर क्या होता है, लागू होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगला कह रहा है एफ इज इक्वल टू जी एम यम अपॉन में डी, इसका सूत्र में जी को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक स्थिरांक या नियतांक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई भी कैपिटल जी का मान बता, वैल्यू या उसका नाम बता सकता है। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी के यन घात से प्रतिलोमता बदलता है तो सूर्य के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने वाले ग्रह की कालावधि के समानुपाती होगा। तो किसके समानुपाती होगा, तो आर के पावर n प्लस 1/2 के समानुपाती होगा। यही ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। अब इसे आप याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं उसके एक्सप्लेनेशन। तो वो कह रहा है कि जो दूरी है, दूरी के घात को क्या कर दिया जाए, तो यन कर दिया जाए। यन से प्रतिलोमता बदलता है तो चारों ओर की उसकी जो रेडियस होगी वह वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने वाले ग्रह की कालावधि के समानुपाती होगी। तो उसको जो ओमेगा का मान होगा वह क्या हो जाएगा, तो हमारा आर के पावर आर के पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। उसी को वह लिखा हुआ है कि आर के पावर एन प्लस 1/2। तो आप देख सकते हैं अगले वाले को यहाँ पे लास्ट में सॉल्व और भी किया हुआ है। देखिए 2 पाई/टी का होल स्क्वायर इज, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई/टी और उसकी पावर 2। फिर कह रहा है कि अनुकुलानुपाती 1/r⁴n+1। जब इसको सॉल्व किया है तो t इज इक्वल टू निकाल दिया है कि r⁴n+1/2। ऐसे क्वेश्चनों को आप रट लिया करिए, क्योंकि कितना याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि माना कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी के यन की घात के प्रतिलोमता बदलता है तो सूर्य के चारों ओर की त्रिज्या वृत्तीय कक्षा पर चक्कर लगाने वाले ग्रह की कालावधि के समानुपाती होगा। तो किसके, तो आर के पावर n+1/2 के। ऐसे क्वेश्चन को बहुत वो नहीं किया जाता है, रट लिया जाता है, क्योंकि वो ऐसे बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछे गए, एपीएल और टेक्नीशियन में। तो आप जानते ही हैं कि जल्दी से आप उनको रट लेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए, बट वैसे क्वेश्चन अधिकतर रिपीट नहीं होते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है, तो कौन से कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी अर्थात केवल सी। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो हर जगह मान्य है गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है। कहीं भी जी का मान हम लोग रख के निकाल लेते हैं। कह रहा है आगे देखेंगे, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव क्या होगा, तो यह हो जाएगा कम हो जाता है। उनकी दूरी बढ़ेगी तो दूरी का मान जब अधिक होगा तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन तो आर का मान जब बढ़ जाएगा तो जी का मान घटेगा ही हो। आगे देखेंगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल या फिर यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। इसके ऑप्शन को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यह हो जाएगा हमारा डी नंबर ऑप्शन 1/F/4 हो जाएगा सही जवाब इसका। F/4 कैसे आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कर दिया गया, तो यम का मान 2 रख दिया गया, आर का मान, और उसके बाद जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4, जो एफ की वैल्यू हो जाएगी वह 1/4 हो जाएगी। अगला देखेंगे, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह के कारण है, तो किसके कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यह आसान क्वेश्चन थोड़े लेवल के, वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के थे। कह रहा है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है, तो अभिकेंद्री बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखेंगे अभिकेंद्री बल भी आप मार सकते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, तो क्या है, तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की जो गति है, वह गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। अगले वाले को देखेंगे, पृथ्वी की सतह से यम केजी के उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्षा में प्रेक्षित करने पर यह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी, पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग। इसका सही जवाब होगा डी, ऑप्शन नंबर डी अर्थात 5/6 mgr। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम से निकाला है कि पृथ्वी की सतह पर कुल पिंड
पिंड की कुल ऊर्जा इज इक्वल टू पृथ्वी से 2 आर की दूरी पर कुल ऊर्जा। दोनों को सॉल्व जब हम करेंगे तो जो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी हमारा, वो आ जाएगा 5/2 mgr आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन आप रोक के, बाकी नहीं तो आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है वो? तो वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। यही क्या होगा हमारा, क्या होगा, गलत होगा। वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और जबकि विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि ऊपर जाने पर भार ऊपर और नीचे जाने पर घटता है, क्योंकि आर का मान ऊपर जाने पर बढ़ेगा और केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होगा। तो यह सब चीजें हैं, जबकि ऑप्शन नंबर वो दिया था हमारा बी क्या था, गलत था। ठीक है, तो गलत ही पूछा था, हाँ गलत ही पूछा था। आगे कह रहे हैं कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो यह क्या हो जाएगा, वो कितना गुना हो जाएगा, दूरी 6 गुना अधिक हो जाए तो जो यप का मान हो जाएगा वो कितने गुना हो जाएगा, तो 1/36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर होगा ना। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर स्क्वायर होता है तो 6 6 का 36। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल क्या कहलाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो कौन सा बल हो, तो गुरुत्वाकर्षण का बल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है, तो कैपिटल जी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और लास्ट आज का क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण मूल्य पर निर्भर नहीं करता। तो किसके मूल्य पर निर्भर नहीं करता हो, तो यम के मान पर निर्भर करता है, पृथ्वी की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। तो वस्तु स्मॉल यम गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर, यही लग रहा है ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा, क्योंकि गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पे कोई सेंस नहीं आ रहा है, यही हमारा गलत हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम लोगों ने अपने फिर 100 कंप्लीट क्वेश्चन को कर लिए। तो फिर अगले दिन मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।